गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। मैं हरीश फ्रॉम कनिका नर्सिंग अकेडमी चंडीगढ़ से। आज हम दोबारा आपके साथ लाइव हो रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकें आप सभी को। आज हम लाइव इसलिए हुए हैं कि पीजीआई संगरूर की तरफ से 195 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज है। पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से, जो कि पीजीआई इनका सैटेलाइट सेंटर है संगरूर, वहां के लिए 195 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। सो प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए 195 पोस्टें आउट हो गई हैं। बाकी जो ये पोस्टें आउट हुई हैं उसकी डिटेल डिस्कशन के लिए कनिका मैम आगे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो पास टू कनिका मैम। थैंक यू हरीश सर। स्टूडेंट्स के साथ लाइव होने के लिए हम दोबारा से आ गए हैं और हेलो फ्रॉम रेहांश आल्सो। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। और ये लाइव सेशन स्पेशली अभी आप सभी लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। आई नो इट्स फेस्टिवल सीजन, आप सब लोग बिजी होंगे अपने फेस्टिवल की शॉपिंग में। आज धनतेरस है और अब दिवाली है। बहुत ही टाइम, ये 1 वीक का टाइम आप लोगों के लिए बहुत फेस्टिव टाइम है, सभी के लिए फेस्टिव टाइम है। तो जैसे सर ने बोला कि विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर कमिंग अहेड फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसी फेस्टिवल सीजन में हमारे पास एक अच्छी न्यूज ये आई है कि जो वैकेंसीज काफी टाइम से पाइपलाइन में चल रही थी पीजीआई की तरफ से, तो उन्होंने 195 नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आउट की है। एंड ये जो वैकेंसीज है इन्होंने अपने सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए आउट किया है। मेरे पास बहुत देर से, आधे पौने घंटे से मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम पोस्ट तो निकली है बट आप बताइए पीजीआई के लिए है या ये संगरूर के लिए है। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो पोस्ट निकली है नर्सिंग ऑफिसर बी कैटेगरी में है ये पोस्ट, और ये 195 पोस्ट है। इसकी डिटेल्स अभी मैं आपको इसी सेशन में देने वाली हूँ और स्टूडेंट्स हमारे साथ और जुड़ते रहेंगे। ये लाइव सेशन की हमने कोई इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन नहीं दी थी, जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया है तो हम लोग भी अवेलेबल नहीं थे कहीं पे एक जगह पे आपके साथ सेशन करने के लिए, बट अभी मैं हूँ यहाँ पर। तो इस सेशन में बेसिकली आपको 31 पेजेस का पीडीएफ एज ए नोटिफिकेशन दिया है, वेरियस पोस्ट के लिए है वो। तो मैं फोकस करूंगी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर जो हमारे पास वैकेंसीज निकली हैं ये पीजीआई की तरफ से। एंड क्या क्या डिटेल्स हैं, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी, कब खत्म होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न भी बताया है एग्जाम का, क्वेश्चंस कितने होंगे, क्या वेरियस डिविजन्स ऑफ कैटेगरीज हैं वो भी बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, और स्क्रीन शेयर करके आपने मुझे एक इंडिकेशन देनी है, या तो थम्स अप करके या कुछ बोल कर कि आपको मेरी आवाज आ रही है। और मेरी आवाज तो डेफिनेटली आ रही है, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जो मैं अभी अभी खोलूंगी, आपने तब बताना है। मैं पीडीएफ ओपन कर रही हूँ। तो ये पीडीएफ ओपन हो रहा है यहाँ पर और मेरी तरफ से ओपन हो गया है। आप मुझे एक बार
ग्रीन सिग्नल अगर दे देंगे तो मेरे लिए बेटर होगा। ये समझना कि आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन या नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए। सो इज द स्क्रीन विजिबल? नहीं विजिबल है तो आप कभी भी बताइए प्लीज। सो मैं वेट कर रही हूँ इंडिकेशन की, द स्क्रीन इज विजिबल। तो मैं एक बार स्टॉप शेयर करके दोबारा करती, बिकॉज आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं जा रही थी। अभी देखिए स्क्रीन विजिबल है। ओके, आई हैव गॉट अ ग्रीन सिग्नल। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये पीडीएफ 31 पेजेस की पीडीएफ आई है और मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया है सो दैट आप लोगों के लिए ये देखना क्लैरिटी में आपको दिख भी जाए और जो मैं बता रही हूँ वो भी आपको समझ आ जाए। तो मैं एक हाइलाइटर उठा लेती हूँ यहाँ पे एंड जो भी चीजें मुझे हाईलाइट करनी होंगी मैं साथ साथ उसको हाईलाइट करते रहूंगी। तो आप देखिए ये आज 22 अक्टूबर 2022 को ये पोस्ट आउट हुई है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 223 पोस्ट इन्होंने टोटल ग्रुप ए बी एंड सी लिखा हुआ है एंड क्लियरली यहाँ बोल्ड में मेंशन किया है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए ये पोस्ट है ना। एंड 33 पोस्ट इन्होंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असिस्टेंट की भी निकाले। तो ये 223 और भी है इसमें। हमारी जो बी कैटेगरी बी ग्रुप में हमारी नर्सिंग ऑफिसर की है उसकी मैं डिटेल्स आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस मेंशन किया हुआ है यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका एंट्रेंस एग्जाम बेसिस सीबीटी की मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, मार्क्स पर ही होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है पीजीआई की वेबसाइट पे, क्योंकि अभी आप लोग जाके वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको यही वाला पीडीएफ तो मिल जाएगा बट आपको रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने का कोई लिंक नहीं मिलेगा। तो वो लिंक आपको ओपन होगा 1 नवंबर 2022 को एंड ये आपके पास 28 दिन है फॉर्म को फिल करने के। ऑनलाइन फॉर्म ही है जो एंड तो ये ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ से मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा कुछ ही हमारा हाईलाइट हो गया है एंड सो मैं एक सेकंड दीजिए आप मेरे को, देयर इज सम इशू विद द हाइलाइटर पेन। एक बार मैं इसको मैंने इरेज कर दिया है ये सारा। सो आई होप ये इरेज हो भी गया होगा। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर थे हम लोग। मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर को ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा आपको फिल करने के लिए एंड 28 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं। एंड जो भी डिटेल्स है रिलेटेड टू आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपका एलिजिबिलिटी, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब इस एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो अभी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इस पीडीएफ के थ्रू, इसमें मेंशन्ड है जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज आती है एप्लीकेशन फी क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है, जो नीचे आगे चल के मैं बताऊंगी कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, बहुत सारी है उसमें, वन आर्म वन लेग बोथ आर्म बोथ लेग, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एग्जेम्प्टेड रहेंगे फी पेमेंट के लिए। उनके लिए फ्री में ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। एंड फॉर द कैटेगरी ऑफ SC एंड ST आपकी जो फी है ₹800 है, उसके साथ ही ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग या फिर डेबिट और के क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यूपीआई से जो पेमेंट है वो अवॉइड की जाए। तो जो मेथड है वो डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू प्रेफर्ड मेथड इन्होंने बोले हैं। तो अगर आप यूपीआई के थ्रू करेंगे भी तो मे भी हो सकता है कि पीछे फेलियर के चांसेस हो, इसीलिए उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है, क्योंकि जनरली यूपीआई से की गई पेमेंट जो फेल हो जाते हैं जब हम कोई ऑनलाइन फी पोर्टल पे लिंक क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारी कैटेगरीज इंक्लूडिंग जनरल, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1500 रुपए है फीस। एंड इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर होंगे तो दे में बी अप्लाइड।
सो यहाँ तक मैं दोबारा जो अभी और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े होंगे उनके लिए बता देती हूँ कि 195 पोस्ट स्टाफ नर्सेज की पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से निकाली गई है। एंड ये पोस्ट जो है ग्रुप बी के अंडर आती हैं। एंड इसमें संगरूर जो सैटेलाइट सेंटर है वहां के लिए रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशन फी 1500 है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की SC/ST कैटेगरी के लिए 800 रुपए है। एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फी नहीं है, एप्लीकेशन फी नहीं है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि क्लियरली आप लोगों को समझ लेने चाहिए। अभी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उनकी जो एप्लीकेशन है किसी भी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे कैंसिल हो सकती है। वो आप कर लेना। और किसी भी स्टेज पर रिक्रूटमेंट जो उनकी है कैंसिल हो सकती है। एंड जो भी कैंडिडेचर है एप्लीकेशंस का या एप्लीकेंट्स का, वो प्योरली प्रोविजनल रहेगा और एट ऑल द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड ऑल जो इंफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि इन्होंने बोला कि प्रोविजनल है एंड इट कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। और जो भी इंफॉर्मेशन है इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, चाहे वो कोई कॉरिजेंडम है, कोई अडेंडम उन्होंने देना है, कोई एनी अदर अपडेट इफ पीजे वांट्स टू शेयर, नोटिस ऑफ सीबीटी कब आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम आइडिया बता दीजिए कब होने वाला है। तो जो भी रहेगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और शॉर्ट लिस्टिंग तक, उसका एलिजिबिलिटी नोटिस, उसका प्रोविजनल रिजल्ट, वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ओनली ऑन द वेबसाइट ऑफ PGI-MER ही आपको अवेलेबल रहेगी। एंड इसकी वेबसाइट है www.pgimer.edu.in। और कोई भी आपकी क्वेरीज जो है इंडिविजुअली PGI वाले आप कि कोई भी एंटरटेन नहीं करने वाला, तो यू नीड टू लुक फॉर द वेबसाइट टाइम टू टाइम। आज के बाद जैसे अब 1 नवंबर को निकलने वाली, तो 1 नवंबर से 28 नवंबर तक जब तक फॉर्म भी भरा जाएगा, तब भी मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग वेबसाइट को बार बार देखते रहें। एंड कोई भी अदर इंफॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली PGI विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे अभी आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म जो हमें यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, जो हमें डिटेल्स या फिर डिस्क्रिप्शन मिली कि पोस्ट क्या रहने वाली है, उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशन आउट हुई है आज की डेट में। सो ये वाली गाइडलाइंस आप लोग मैं बता भी रही हूँ आपको एक एक पॉइंट करके। और आई वुड ऑलवेज एडवाइज और ऑल्सो एडवाइज कि आप लोग खुद भी इसको एक बार पढ़ लीजिए जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और यहाँ पर लिखी है, जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो आपने देखना है कि कोई भी कॉलम ब्लैंक ना रहे, और जो भी कॉलम्स है, जो भी डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, करेक्टली फिल करनी है आपने, क्योंकि आप बाद में इस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर आपका कुछ भी चीज गलत अपलोड हो गया है या अपडेट हुआ है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एंड मे बी जैसे पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा हुआ था कैंडिडेट वो कैंसिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन एट एनी टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट कैंसिल हो सकती है। तो टू अवॉइड द इवेंट ऑफ रिजेक्शन, आप अपनी कोई भी एंट्री को इनकरेक्ट मत फिल करके सबमिट कीजिए, आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद PGI से कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप नहीं कर पाएंगे, कोई रिकंसिडरेशन के लिए आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद HRD जो नोटिफिकेशन है PGI ने बता रखा है गजट ऑफ इंडिया में कि उसके अकॉर्डिंग जो चीजें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही फॉलो होगा। एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि unless such degree diploma are recognized for the relevant period when the candidate acquired the qualification, they will not be accepted for the purpose of educational qualification। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए, गजट ऑफ इंडिया में दिए एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो ये बस आपको इतना ही समझने की जरूरत है। ये पहली चीज जो इम्पोर्टेंट नोट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप हमारे जो न्यू ऑफलाइन
ऑफलाइन बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है नवंबर में, आप उसके लिए इनरोल कीजिए। हमारी क्लासेस 3 मंथ्स के लिए होती हैं एंड 3 मंथ्स के लिए हम लोग आपको पूरी तैयारी करवाएंगे फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि अगर ये नवंबर तक एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपका दिसंबर में या जनवरी के स्टार्टिंग में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम भी हो जाएगा। एंड 31 अक्टूबर को भी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं इसी मंथ के लास्ट डे को। तो आप उसमें भी अगर इनरोल होना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे 9041222652 4122652 and 9872820564 904122 and 6520 एंड उसके अलावा 9872820564 ये नंबर्स हैं। और या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.kanikasnursingacademy.com। आगे चलते हैं हम लोग वैकेंसीज, पे स्केल और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एंड सबसे पहले मेंशन किया हुआ है 2.1 फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। तो यहाँ पर आप सबका ध्यान जाना चाहिए 3rd नंबर पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के ऊपर। इसका पोस्ट कोड है, आप ध्यान से लिख लीजिए या याद कर लीजिए, NUR/001। नर्सिंग से NUR है, NUR/001। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, तो बी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आगे जो हम चीजें देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, मार्क्स कैसे रहेंगे, तो वो हमें इसी के बेसिस पे पता चलेगा कि हमारा जो ग्रुप है वो बी है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का। नंबर ऑफ पोस्ट है 195, जिसमें जनरल इज 81, SC 29, ST 14, OBC 52 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 19। इसके अलावा आउट ऑफ द टोटल पोस्ट there are 4 posts which are earmarked for people with disability। ठीक है, तो डिसेबिलिटी मेंशन है, 1 arm 1 leg एंड सेरेब्रल पाल्सी है। इसके अलावा ये और मेंशन किए हैं जो कि नीचे मैं आपको की में बता दूंगी कि व्हाट ऑल दीज मींस। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि 195 पोस्ट में जनरल 81 है एंड SC 29, ST 14, OBC 52 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 19। तो बाकी के लिए मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। नीचे नोट भी क्लियरली दिया है उन्होंने बोल्ड में दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाइड देयर लेटर नंबर ये मेंशन किया 28 जुलाई को। दे हैव क्रिएटेड वेरियस पोस्ट फॉर द सैटेलाइट सेंटर ऑफ संगरूर एंड द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दीज पोस्ट विल बी पोस्टेड एट द PGI सैटेलाइट सेंटर by the competent authority as per decision of Ministry of Health and Family Welfare and they will not have any claim for the post at the Chandigarh center। आगे चलते हैं हम लोग 2.2 पे। PGI-MER के लिए पोस्ट है तो मैं ये वाली पोस्ट के बारे में आपको मेंशन नहीं करती। अब हम सीधा चलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में 2.3 पे हम पहुंच चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी ध्यान से सुनने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि आपके मन में डाउट होंगे कि GNM वाले अप्लाई, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं कि नहीं और डिग्री वाले कर सकते हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मैं बता देती हूँ कि GNM और BSc दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड GNM के केस में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है लेवल 7 में आएगा ये आपका पे ग्रेड 44,900 से लेके 1,42,400 तक का पे बैंड जो है आपका रहेगा। एज जो है 18 to 35 ईयर्स की लिमिट है, ध्यान से सुन लीजिए 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स। इसकी जो रिलैक्सेशन है वो नीचे मेंशन की है जिसके ऊपर मैं अभी आऊंगी। जो मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देखिए आप पहले BSc नर्सिंग होनी चाहिए, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग भी हो सकती है, BSc नर्सिंग हो सकती है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, ये तीनों डिग्री कोर्सेज है। इसके अलावा साथ में आपके पास एक RN RM का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एंड सेकंड जो है अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है ये, बट यू नीड टू हैव 1 year एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज B
B1 में मतलब जो डिप्लोमा की बात की है, जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट्स हैं, they can apply directly, freshers can apply with if they have a RNRM, वो जरूरी है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये था हमारा क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशंस भी डेफिनेटली होंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो हमने बोला कि चार पोस्ट रखी है इन्होंने भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए we have these three categories: ABC, OA, OL, CP, LC, DW, AAV, SLD, MD and MD including A और B above। तो यहाँ मैं आपको इसकी की बता देती हूँ कि क्या है ये सब चीजें, आगे आई जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, ये हमारे नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं। द अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व वैकेंसीज आर ओपन टू ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स, चाहे वो SC, ST, OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, but any concession or relaxation otherwise admissible to the respective category except the prescribed concession will not be admissible। तो यहाँ पर बताया गया है कि if you want to apply under the unreserved categories and still want to avail the concession or relaxation, वो आपको admissible नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करें, तो आपको कुछ भी, ना तो फी कंसेशन होगा, ना ही आपको एज रिलैक्सेशन या एनी अदर कंसेशन या रिलैक्सेशन होगी, एक्सेप्ट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड कंसेशन और रिलैक्सेशन इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। एंड ये तो हो गया प्रोविजनल वाली बात, तो हमने पीछे कर ली थी। ओके ओके, सो इन यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। तो हमारी तो नर्सिंग ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई और इसके अलावा पोस्ट नहीं है, तो हम इसके, ये हमारे लिए नलीफाई हो जाता है पॉइंट। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसीज व्हिच आर बीइंग एडवर्टाइज्ड फॉर बोथ PGI and PGI, it is clearly mentioned that these vacancies are mutually exclusive and hence services of the candidate selected finally for one institute will not be transferable। so आप, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारी पोस्ट जो है वो सैटेलाइट सेंटर के अंडर ही उन्होंने मेंशन की है। हमने ऊपर 2 पॉइंट में देखा था, तो हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, इट इज अंडर द PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर ओनली। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए। बाकी एब्रीविएशंस की मैं बात कर रही थी कि जो हमारी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज थी, उसमें आपके पास क्या क्या आ रहा था। यहाँ से था हमारे पास 1 arm, 1 leg, both leg, 1 arm and 1 leg, both arms, both leg and arm, both leg and 1 arm, cerebral palsy, leprosy which is cured, dwarfism, acid attack victims, muscular dystrophy, autism spectrum disorder or any intellectual disabilities। so ये disabilities के terms में है। so age relaxation अगर हम देखें, हमने बोला था कि 18 to 35 years। okay, so upper age limit shall be determined as on the last date of submission of online application। तो 35 years, अगर आप 35 years के हो चुके हैं या अभी 28 नवंबर से पहले हो जाएंगे, तब तक आप एलिजिबल हैं। अगर आप 36 years के हो चुके हैं, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। So date of birth as recorded in the metric or secondary examination certificate only will be accepted for determining the age। तो इसके अलावा कोई चेंज आप नहीं करवा पाएंगे, तो आपके जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर 10th पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही माना जाएगा। तो no age relaxation would be available to reserved category candidates applying for unreserved। पहले मैंने मेंशन कर दिया कि अगर आप चाहते हैं, if you belong to SC, ST, OBC और economically weaker section but you want to apply in general category, तो आपको कोई age relaxation नहीं मिलने वाला उसमें। and permissible relaxation of upper age limit वो क्या है, वो हम देख लेते हैं बाकी कैटेगरीज का। SC, ST का है अपर एज लिमिट का 5 years। सो अगर जनरल का is 35, 40 years for SC and ST। for OBC 3 years, that means 35 से plus 3 कर देंगे तो 38 years। persons with benchmark disability 10 years, that means 35 plus 10 is 45 years। उसके अलावा persons with
बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस हैविंग SC/ST सर्टिफिकेट, उनके लिए एज रिलैक्सेशन इज 15 years, दैट मींस 35 + 15 is 50 years। तो ये है एज रिलैक्सेशन जो मेंशन की हुई है हमारे नोटिफिकेशन में, तो इसको भी आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस OBC इज 13 years, दैट मींस 48 years। तो ये सब चीजें भी आप लोगों को एक बार देख लेनी चाहिए आप अप्लाई करने से पहले, कि जनरल कैटेगरी में अप टू 35 है, +5 SC/ST हो गया, OBC जो हो गया, और 3 years। ठीक है, तो हमारे पास अभी कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई हैं फॉर द बैच जो हमने अनाउंस किया 31 अक्टूबर को। हमने बोला ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड 3 months की हमारी क्लासेस रहेंगी। एक्सक्लूसिवली हम फोकस करने वाले हैं PGI के इस एग्जाम के ऊपर। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम क्लियर करें और आप की पोस्टिंग हो जाए सैटेलाइट सेंटर संगरूर PGI के अंडर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गणिकास नर्सिंग एकेडमी। और आप फॉलो करते रहिए हमारे फेसबुक पे, हमारी नोटिफिकेशंस देखते रहिए, हमारे सेशंस अटेंड करते रहिए, एंड आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको नंबर्स अभी पहले भी बताया था कि 9041226520 या 9872820564 पे आप कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। डिटेल्स पूछिए, आप हमारे बैचेस के बारे में डिटेल्स पूछिए, जो डिटेल्स हम पोस्ट से रिलेटेड बता रहे हैं वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जैसी भी होगी वो हम आपको बताएंगे, उसके एडिशनल जो होगी आपको सेंटर से ही, दैट मीन्स PGI से ही पता चलेगा, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं होगी। उसके अलावा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज के लिए जो रिलैक्सेशन की बात की है, ग्रुप A और B में है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज who are fulfilling the conditions as prescribed by the government of India via their notification they have given, who have rendered not less than 3 years regular and continuous service, उनके लिए 5 years का जो है रिलैक्सेशन है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज OBC कैटेगरी के जिन्होंने 3 साल तक काम किया हुआ है उनका हो गया 5 + 3 मतलब 8 years, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट SC/ST वाले के लिए 10 years हो गया, 5 + 5। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय रह चुके हैं, 3 साल काम किया हुआ है, तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन होगी 5 साल। अगर आप OBC बिलोंग करते हैं एंड आपने 3 साल काम किया तो 8 साल। अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो 10 साल। ये भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। So permanent employees of PGI-MER उनके लिए 10 years का है। The maximum age of applicant under this category should be at least 2 years less than the date of superannuation retirement prescribed for the post। तो ये आप ध्यान दीजिए क्योंकि हमने 50 years भी बात की थी, 45 years की भी बात की है, तो इट शुड बी कंसीडर्ड कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए भी ये पोस्ट ओपन है, बट दे शुड सी कि 2 साल एटलीस्ट उनके एनुएशन और सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट में भी पड़े हैं। फिर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, तो जो जिन्होंने 5 साल तक कंटिन्यूअस मिलिट्री सर्विस की है एंड उनके लिए 5 years है रिलैक्सेशन। और उसके बाद है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द कंसेशन अबव उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड रिलीज सर्टिफिकेट प्रॉपर उनके पास होना चाहिए एंड इट शुड बी साइंड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। सो ये सारे कमीशन ऑफिसर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो जो भी एक्स सर्विस मैन हैं दे शुड सी दिस एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड उनके लिए जो रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन की गई है दैट इज 5 years, तो 40 years हो जाएगा उनके लिए भी। ओके, तो सी हमारी नहीं है तो हम सी को स्किप कर देते हैं। एक और नोट नीचे लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन प्रिस्क्राइब फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉइज शेड नॉट बी कंसीडर्ड टुगेदर। और सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए आप बेनिफिट ले सकते हैं, या तो आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज, इनको इकट्ठे नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट बोला है कि मैक्सिमम एज जो PWBD कैटेगरी आफ्टर अलाउइंग प्रिस्क्राइब्ड रिलैक्सेशन शुड नॉट एक्सीड 56 ऑन द क्रूशियल डेट जो मेंशन की है 28 नवंबर। तो ये भी ध्यान रखिए 50 years और प्लस 15 साल और हमने कर दिए, तो मतलब 35 + 15 56 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एक्स सर्विसमैन के बारे में अगर आपको डाउट है तो एक्स सर्विसमैन कौन है? हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज ए कमांडेंट और नॉन कमांडेंट इन रेगुलर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑफ इंडिया यूनियन, एंड हु हैज either been retired or relieved or discharged from such service either on the own request or being relieved by the employer after earning his or her pension, or who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military nursing or circumstances beyond his control. मतलब ये points लिखे हुए हैं कि you should have a genuine release certificate from the authority before applying for the post. सारे मेंशन किए हुए हैं कि deputation in army post for 6 months prior to 14th April 88 में gallantry award winners हूँ, ex recruit bodied और relieved और medical ground, ये सब लोगों. So बहुत important note यहाँ पर है कि आप खुद ex servicemen हैं, उनकी बात हो रही है. Age concession is not admissible to sons, daughters और dependents rather of ex servicemen. ये बहुत important है क्योंकि बड़ी बार phones आते हैं, calls हमें कि हमारे घर में मतलब पेरेंट्स या इन लॉज जो है एक्स सर्विसमैन थे तो क्या हमें उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा. तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि उनके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट नहीं है यहाँ पर. सो कंडीशंस ऑन सीकिंग एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस all candidates irrespective of category may be considered under against unreserved vacancies. All candidates irrespective of category may be considered against reserved vacancies subject to fulfillment of parameters for unreserved candidates. रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अवेलिंग एज रिलैक्सेशन, अगर जो रिजर्व कैटेगरी वाले एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना तो ऐसा नहीं हो पाएगा. ठीक है. हाउएवर अगेंस्ट वैकेंसीज ईयरमार्क फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी विल बी कंसीडर्ड. तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. फी कंसेशन, एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अपलोड करना पड़ेगा. एंड चाहे वो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, SC ST PWBD, सभी के लिए आपको सर्टिफिकेट प्रॉपर अपलोड करना पड़ेगा. OBC applicants not covered under the creamy layer as per the standing instructions of Government of India seeking age relaxation shall invariably submit the requisite certificate, जो कि नीचे annexures में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं. इसी नोटिफिकेशन के annexure 1 में है OBC applicants के लिए जो कि करना चाहते हैं कि वो ये वाला फॉर्म फिल करके उसको नोटिफाई करके आगे साथ में अपलोड कर सकते हैं. So the vacancies are being advertised in the financial year 22-23. So OBC certificate issued during 22-23 मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा. तो कैंडिडेट्स जो ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनको इंश्योर करना है कि 1 अप्रैल 22 के बाद उनका जो है ये सर्टिफिकेट इशू हुआ हो एंड टू द लास्ट डेट ऑफ मतलब 28 नवंबर से पहले इशू हो जाना चाहिए आपको. तो फॉर्मेट जो है वो दिया गया, आप ये वाली नोटिफिकेशन नोट डाउन करके आप इसमें देख लीजिए कि क्या कैसा फॉर्मेट है एंड वो वैलिड होना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. और जो ओबीसी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी है तो इट विल बी बेस्ड ऑन द कास्ट बोर्न इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ओबीसी सर्टिफिकेट शुड क्लियरली शो दैट द एप्लीकेंट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर. ये मेंशन कर देना, उसका एनेक्शन में आप पढ़ लेंगे, वहां पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी. For the OBC candidates, in addition to submission of category certificate, declaration जो है annexure 2 में जो है आपके लिए है OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आपको फर्निश करनी है during the document verification that you are not belonging to a creamy layer. So, अगर आप कंप्लाई नहीं कर पाएंगे इन सभी स्टिपुलेशंस के तो आप नहीं इंटाइटल्ड होंगे फॉर द OBC कैटेगरी, इसीलिए और वो आप ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाओगे. फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो वैकेंसीज उन्होंने टेंटेटिव बोली है एंड दे आर सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एनी लिटिगेशन पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो आपका भी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिल करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी जो क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन है 31 जनवरी 2019 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए
एंड उसमें क्लियर होना चाहिए कि नॉट दे आर नॉट कवर्ड अंडर SC ST OBC एंड हुज फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ बिलो 8 लाख, उन्हीं को हम आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। सो इनकम जो भी होनी चाहिए वो सारी सोर्सेज की होनी चाहिए, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, मतलब इट शुड बी लेस देन 8 लाख अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं। सो also persons whose family owns or possesses any of the following should be excluded from being identified as EWS if अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है बट आपकी फैमिली के पास ये सब चीजें हैं तो आप एक्सक्लूड हो जाओगे फ्रॉम दिस कैटेगरी। क्या क्या है? 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, 5 और मोर एकड़, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का होगा आपके पास, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड का एंड अबव इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, residential plot 200 square yard in and above in other areas other than the notified municipalities होगा तब भी वो मेंशन उसमें हो जाएगा, मतलब एक्सक्लूड हो जाओगे आप लोग EWS कैटेगरी आने में। फैमिली क्या है यहाँ पर? फॉर दिस पर्पस विल इंक्लूड द पर्सन who seeks benefit or reservation, his or parents and sibling below the age of 18 years and also his or spouse and children below the age of 18 years। इस चीज को आप ध्यान में रखिए एंड अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड upon the production of an income and an asset certificate issued by competent authority। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला सर्टिफिकेट भी जो है 1 अप्रैल के बाद और 28 नवंबर से पहले इशू हुआ होना चाहिए। तो ये चीजें आपको देख लेनी है और इसकी डिटेल्स आपको अनेक्शन नंबर 3 में जो फॉर्मेट है, डिटेल्स नहीं फॉर्मेट है इस अनेक्शन 3 का, वो आप उसी फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे तो वो कंसीडर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट इशूड कहाँ से इशू करा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तालुका और सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ एरिया, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ये सब लोग हैं जो जहां से आप अपना ये सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। सो candidate belonging to EWS will not be denied the right to compete for appointment against an unreserved seat. So candidates who belong to EWS who are selected on the basis of merit or not on the account of reservation will be counted towards a quota meant for reservation। तो ये भी important चीज है आप लोगों के लिए जानने के लिए। So जहाँ पे वैकेंसी जो EWS कैटेगरी के लिए ये मार्क्ड है वो फिल नहीं हो पाएगी due to non availability of suitable candidate belonging to that category। Such vacancies shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog। So, तो जो other category candidates हैं, they are also allowed to provisionally apply for EWS post subject to condition that they will be considered for EWS or as unreserved candidate only if the category seat is not filled। ध्यान में रखने वाली चीज है कि अगर जनरल वाले EWS में अप्लाई करना चाहते तो अनरिजर्व कैंडिडेट और अदर कैटेगरी वाले भी EWS में अप्लाई करना चाहते तो अनरिजर्व कैंडिडेट कंसीडर हो जाएंगे एंड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनकी ये वाली जो सीट है, अदरवाइज इट इज नॉट बीइंग फिल्ड। बट इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी अगर आप किसी और कैटेगरी के एंड आप EWS में अप्लाई करना चाहते हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए मिनिमम इन्होंने बोल रखा है 40% डिसेबिलिटी आर एलिजिबल फॉर द फी कंसेशन एंड एज रिलैक्सेशन, बोथ जो हमने ऊपर मेंशन डिस्कस कर लिए हैं। दे शैल सबमिट द सर्टिफिकेट एंड देयर क्लेम, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते तो उनका क्लेम फॉर डिसेबिलिटी विल नॉट बी कंसिडर्ड। So disability of finally selected candidates would be verified by medical board of institute specifically constituted for this purpose। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एक बोर्ड बैठेगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा 40% डिसेबिलिटी को इंश्योर करेंगे एंड सूटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करेंगे। ये लेना और
बस हो रहा है डलवा। Then उसके बाद हम provision of compensatory time and assistance of scribe. So visually impaired candidates भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी प्रोविजंस है compensation of time या फिर assistance of scribe की। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं जो considerations हैं, ये extra time will be given and ये वाली सारी जो रिक्वेस्ट है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपको डालनी पड़ेगी, तभी ये कंसीडर हो पाएगा। In case of other categories of person with benchmark disability, the scribe provision will be provided on production of a certificate to the effect that person has physical limitation to write and he or she requires a scribe। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। Suitable provision for information regarding the use of scribe by blind candidates। Okay, ये सारे जो points हैं ये persons with disability के लिए mention किए हुए हैं and scribe के लिए आपने पहले से ही अपने application form में mention कर देना है, तो if you want to avail this provision। उसके बाद next हम स्क्राइब के बारे में आप ये डिटेल्स जिन्होंने अप्लाई करना है दे कैन जस्ट रीड इट आउट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एज रिलैक्सेशन उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए एडमिसिबल है जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये हमने ऊपर भी बात कर ली है कि 3 इयर्स का काम उन्होंने किया होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपके लिए एनेक्शन नंबर 6 दिया गया है जो कि आपने फॉर्मेट वो फिल करके सबमिट करना है। एंड एनओसी आपने अपने एम्प्लॉयर से लेकर देना है, अगर नहीं देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डेफिनेटली इनकम्प्लीट रहेगा। सो कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी और क्वासी गवर्नमेंट, they are mandatorily required to furnish no objection certificate from their present employer, and they should note that in case of communication is received from their employer by the PGMAR withholding permission to candidate applying for the test। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको एनओसी नहीं मिलता और वो पीजीआई को नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं कि वी डोंट वांट दिस पर्सन टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो आप लोग की कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। लास्ट में आ जाते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जामिनेशन और सिलेबस। मैं फटाफट से ये बात कर दूं क्योंकि इसके लिए अलग से सेशन हम लोग दोबारा से करेंगे कि कैसे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। बट यहाँ जो समझने वाली चीज है कि ग्रुप बी में आप देखिए कि आपके जो एमसीक्यूज है 100 है, टाइम भी आपको 100 मिनट का मिलेगा और ड्यूरेशन मार्क्स भी आपके 100 मार्क्स हैं। तो कोई इंटरव्यू नहीं है आपकी पोस्ट के लिए, वो ए पोस्ट के लिए, वो हमारा नहीं है, हमारा बी पोस्ट में था। मैंने आपको कहा था कि हम लोग ग्रुप चेक कर लें, मतलब याद कर लें, स्टार्टिंग में मैंने आपको ग्रुप भी बता दिया था। तो मिनिमम क्वालिफाइंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीबीटी एंड इंटरव्यू सेपरेटली विल बी 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड 35 फॉर अदर कैटेगरीज। फॉर अदर कैटेगरीज लाइक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसका बेसिस जो रहेगा बेस्ड अपॉन देयर कास्ट कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी वाले जो है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा 40%। जो सीबीटी रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और उसमें एमसीक्यूज होंगे एंड उसके नीचे सेंटर्स दे रखे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस का पैटर्न अगर हम बात करें कि 1 मार्क का एक करेक्ट आंसर होगा, बट नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपके होंगे। इसकी डिटेल्स भी हम अगले सेशन में जब हम पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि वो नेगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स कैसे कम हो जाते हैं और वेदर आपको डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने हैं। The venue and time of CBT will be appearing on your admit cards and PGI की वेबसाइट पे भी आपको एडमिट कार्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपका जो एग्जाम क्वालिफाई होगा, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कैटेगरी एंड जो भी रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगी। जहाँ पे कोई स्किल टेस्ट नहीं प्रिस्क्राइब्ड है उसमें मेंशन किया हुआ है कि 3 टाइम्स जो है नंबर ऑफ पोस्ट प्लस टाइज, अगर सेम स्कोर आता है तो टाइज रिजॉल्व करने का भी प्रोसीजर आगे दिया गया है इसमें, वो भी मैं बता देती हूँ आपको फटाफट से। तो मतलब 3 टाइम्स बुलाएंगे प्लस नंबर ऑफ टाइज वाले कैंडिडेट्स को भी बुलाएंगे। जहाँ पे स्किल प्रिस्क्राइब्ड है स्किल टेस्ट उसमें 5 टाइम्स बुलाएंगे प्लस द टाइज वाले कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। और ये भी आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मिलेगी। एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी विल बी रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो भी पीजीआई की तरफ से निकलेंगे। उसके बाद है जो एलिजिबिलिटी है विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ एंट्रीज
एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, तो मैंने पहले बता दिया कि कोई भी इनकरेक्ट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मत भरिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ के समझ के ही भरेंगे। सो स्किल टेस्ट जो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, हमारे ये पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। और बी एंड सी में हम आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं तो कोई इंटरव्यू नहीं है। प्रोविजनल रिजल्ट जो है जो विद इन 15 डेज मेंशन कर रहे हैं कि आपके एग्जाम के विद इन 15 डेज वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा, एंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक, +2 एंड अदर हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके चाहिए होंगे, एनओसी चाहिए होगी जो मैंने अभी मेंशन किया था। सो जो मैट्रिकुलेशन के बाद अगर चेंज ऑफ नेम हुआ है मैरिज, रीमैरिज और डिवोर्स के कारण, तो आप इन केस ऑफ फीमेल्स फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड्स पासपोर्ट शोइंग नेम ऑफ स्पाउस और अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है। रीमैरिज के केस में डिवोर्स और डेथ सर्टिफिकेट, ये चीजें हैं, ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ये सारे जो हमने क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट अलग से निकल के आएगी, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास 15 एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं और उन्होंने क्लियरली कहा है कि आपकी जो प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, बट अगर वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी सीट्स की, और मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए आते हैं, तो आपका सेंटर चेंज भी हो सकता है। तो अंबाला से लेके वाराणसी तक डिफरेंट 15 सेंटर है हमारे पास जहाँ पे आपके सेंटर्स बनेंगे। ये उसके बाद है सिलेबस की बात हो रही है। सिलेबस उन्होंने बताया कि जो भी आपका इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस है वो जाएगा। टाई केसेस कैसे रिजोल्यूट करने हैं, रिजॉल्व करने हैं, उसके बारे में 4-5 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है कि जितने भी रॉन्ग आंसर्स और नेगेटिव मार्क्स हैं उसके बेसिस पे है, विद मतलब जिसके कम है और जिसके ज्यादा है, दैट इज फर्स्ट रेजोल्यूशन। अगर इससे नहीं रिजॉल्व होता तो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपके +2 में आए हैं तो हायर एग्रीगेट वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर इन दोनों से नहीं रिजॉल्व होता है तो हायर एग्रीगेट ऑफ मार्क्स इन मैट्रिक, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर इनसे नहीं होता तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे प्रेफरेंस मिलेगी। तो पहला इज नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, उसके बाद है +2 वाले परसेंटेज, फिर 10th वाली, एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैं अलग से एक सेशन कर लूंगी आप लोगों के साथ, तो जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी और कैसे भरना है, ये कल या परसों में आपको मैं दोबारा से ऑनलाइन हो जाऊंगी। तो अभी के लिए आई वुड जस्ट वांट टू से कि आप लोग ध्यान से ये वाली नोटिफिकेशन को पढ़ लें, एंड कमेंट्स में आप बता दीजिए कि जो आपके डाउट्स हैं और जिस चीज के ऊपर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो मैं दोबारा से आपके साथ लाइव सेशन होने वाली हूँ, और कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, कनेक्शंस क्या क्या है, रिलैक्सेशंस कैसे कैसे कंसीडर होंगी, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं हैंड ओवर कर रही हूँ वापस से हरीश सर को, तो ही विल क्लोज दिस सेशन, एंड हम लोग अगले लाइव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू टिल देन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे? होप सो सारे आप अच्छे ही होंगे। और आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज मिली गई होगी कि पीजीआई संगरूर की तरफ से 195 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हो गई है। और अभी जैसे कि कनिका मैम ने आपको पूरी डिटेल रजिस्ट्रेशन दे दी है इस पोस्ट के रिगार्डिंग कि वैकेंसीज कब ऑनलाइन हो रही है, कब उसकी क्लोजिंग डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ। और इसके अलावा अभी एप्लीकेशन फॉर्म अभी 1 नवंबर से आउट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक लाइव सेशन लेके आएंगे अपना। हम आप सभी स्टूडेंट को टाइम टू टाइम हर चीज की अपडेट्स वगैरह देते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए कनिका नर्सिंग अकेडमी के फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से एंड यूट्यूब से। हम टाइम टू टाइम आपको सारी क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और आगे भी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स क्लियर हो तो आप कनिका नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अब भी हम
31 अक्टूबर से एक ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं और 31 अक्टूबर से ही हम एक ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच किसी में भी इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, या जो हमारे नंबर दिए हुए हैं अपना, आप उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पीजीआई के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसका प्राइस 999 है। वो अगर आपको बाय करनी है, आप कनिका नर्सिंग एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। बाकी हम आपको आगे भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और टाइम टू टाइम हम आपके लाइव सेशन में जुड़ते रहेंगे। सो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और आप अपने परिवार जनों के साथ हैप्पी दिवाली मनाइए। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बाय।